हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में। ठीक है ना। पिछले टर्न्स पर आपने देखा, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम कर चुके हैं और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको मैंने जैसा कि चैप्टर के नाम में लिखाया था, इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित, और जो इसका दूसरे वाला पार्ट है इसमें हम बात करेंगे द्रव्य तरंग की। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों द्रव्य तरंग के बारे में। तो द्रव्य तरंग क्या होती है, इसकी परिकल्पना पेश की थी देव रोगली साहब ने। साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है देव रोगली, जिन्हें आप डेव रोगली के नाम से भी जानते हो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगाएंगे, 2 तरीके से लिख सकते हो बच्चों आप। या तो आप इसको लिखिए दे ब्रोगली परिकल्पना। सुनना बच्चों ध्यान से। या तो आप लिखिए देव रोगली परिकल्पना, क्योंकि जो द्रव्य तरंग की परिकल्पना पेश की थी, द्रव्य तरंग के बारे में जो विज्ञान बताया था लोगों को, वो किसने बताया था? देव रोगली ने। तो इसको अपन एक तो बोल सकते हैं देव रोगली परिकल्पना, या इसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग के नाम से। एक ही बात है, 2 तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है। देव रोगली परिकल्पना लिखिए, या द्रव्य तरंग किसे कहते हैं। आप सुनना बहुत ध्यान से। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक द्वैत प्रकृति के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था कि प्रकाश जो है, लाइट, कुछ घटनाओं में तो बच्चों इसको तरंग माना गया है, मतलब तरंग की तरह व्यवहार करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताए थे, परावर्तन, अपवर्तन, 2 नाम तो आप जानते हो, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। मैं आपको चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। फिर कुछ घटनाओं में तरंग सिद्धांत फेल हो गया था, जैसे कि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव देखा। क्यों फेल हो गया था, उसके रीजन भी मैंने आपको समझाए। वहां प्रकाश को क्या माना गया? कण। तो अब सोचिए, जब प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा है, मान लो मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात कर रहा हूं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसमें तरंग भी तो मौजूद है। परावर्तन अपवर्तन में तरंग थी ना। प्रकाश में डबल नेचर है, कण और तरंग। तो जब तरंग के रूप में चलता है तो कुछ कणीय गुण भी विद्यमान माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तरंग के रूप में चल रहा है, अब कण है ही नहीं है। अरे कहाँ चला गया? कण था तो, कण है तो सही प्रकाश में, फिर वो चला कहाँ जाता है? मतलब जब वो तरंग की तरह काम करता है तो कणीय प्रकृति भी मौजूद रहती है। और इसका अपोजिट सोचना, जब प्रकाश कण के रूप में काम में लिया जाता है या चल रहा हो तो उससे तरंग भी संबंधित रहती है, और उसी तरंग को नाम दिया गया द्रव्य तरंग। डेव रोगली ने थोड़ा इसको नई तरीके से सोचा कि जिस तरह प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एग्जाम्पल उन्होंने लाइट का दिया बच्चों, कि जिस तरह प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, मतलब जब वो तरंग के रूप में चल रहा है तो कणीय गुण भी विद्यमान है, और जब वो कण के रूप में चल रहा है तो तरंग गुण भी विद्यमान है। तो डेव रोगली ने बताया कि जिस तरह प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी तरह प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित, कण की बात कर रहा हूं, कोई भी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन ले लेंगे, न्यूट्रॉन ले लेंगे, अल्फा कण ले लेंगे, प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित भी एक तरंग होती है। उस तरंग को नाम है द्रव्य तरंग। द्रव्य की तरंग, कण की तरंग, मतलब जब भी कोई कण गतिशील होता है उनसे संबंधित भी एक तरंग मानी जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? द्रव्य तरंग। बच्चों दोबारा सुनना, सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या हेडिंग है, पढ़ के देखें आप। देव रोगली परिकल्पना या द्रव्य तरंग। नाम सुनकर ही लग रहा है देव रोगली ने कोई परिकल्पना यानी कि विचार दिए होंगे, उन्हें हम देव रोगली परिकल्पना के नाम से जानते हैं,
और वो विचार किस संदर्भ में थे? द्रव्य तरंग के संदर्भ में, इसलिए इस टॉपिक को द्रव्य तरंग भी नाम दिया गया। और द्रव्य तरंग है क्या है? किसी भी गतिशील कण से संबंधित। देवरोगली साहब ने समझाया कि जैसे प्रकाश में दो प्रकृतियां हैं, प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है तो कण भी मौजूद है, कण के रूप में चल रहा है तरंग भी मौजूद है। तो इसी प्रकार ना केवल प्रकाश अपितु ब्रह्मांड में जितनी भी गतिशील कण हैं उनसे संबंधित भी एक तरंग होती हैं, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? द्रव्य तरंग। आप याद करो 11th क्लास में जब तरंग नाम का चैप्टर आया था वहाँ ये डेफिनेशन आ चुकी है बच्चों। द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? तो द्रव्य तरंग की परिभाषा आप लिखेंगे मेरे साथ में कि देवरोगली के अनुसार, देवरोगली या डीवरोगली जो भी हो, के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित, देवरोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित, मतलब जो कण गति कर रहा होता है, प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है। ये समझने वाली बात है भाई। जब भी कोई कण गति कर रहा होता है तो प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है, जिसे देवरोगली तरंग या फिर एग्जाम में जिस नाम से आए वो नाम लिख देना आप, तो द्रव्य तरंग कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी होंगी। द्रव्य तरंग का मतलब है गतिशील कण से संबंधित तरंग, और इस बारे में जानकारी लोगों को किसने दी? देवरोगली ने। इसलिए हम इसको देवरोगली परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। देवरोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है, जिसे देवरोगली तरंग या फिर क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। अब बच्चों, अगर तरंग है तो कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य भी तो रही होगी। तरंग अगर है तो तरंग की तो तरंग दैर्ध्य होती है। तो तरंग दैर्ध्य देखना, आप लैम्बडा का सूत्र क्या जानते हो बच्चों? लैम्बडा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन क्या था अपन? H/P। संवेग का क्वेश्चन किया था एक्चुअली हमने, तो मैंने P बराबर H/λ लगाया था ना। तो लैम्बडा का सूत्र याद करिए आप, H/P। H तो प्लांक नियतांक है, मैं लिख दूं यहां, H का मतलब है प्लांक नियतांक, और इसकी फिक्स वैल्यू है बच्चों 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, फिक्स वैल्यू है ना। करें बात अगर हम P की, तो P तो संवेग है, और संवेग का सूत्र क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणा वेग। मान लीजिए किसी कण का द्रव्यमान है m, मैंने कहा ना कण गतिशील है तो एक तरंग होगी, तो जो कण गति कर रहा है इसका द्रव्यमान कितना मान लिया m, और कितने वेग से ये गति कर रहा है, मान लो v वेग से, तो h अपॉन द्रव्यमान होता है साहब mv। ये भी इसी का सूत्र आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको सूत्र सेलेक्ट करना होगा। डायरेक्ट संवेग दे दे तो H/P लगा देना, डायरेक्ट संवेग ना देकर द्रव्यमान और वेग, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आ चुका है बच्चों। गतिशील कण का द्रव्यमान दिया जाएगा, गतिशील कण का वेग दिया जाएगा, और आप क्या प्राप्त कर लोगे? लैम्बडा। किस सूत्र का उपयोग करते हुए? लैम्बडा बराबर H/P या लैम्बडा बराबर H/mb। समझ में आया आपको? ठीक है, दो सूत्र हो गए बच्चों। एक सूत्र और भी बन सकता है, कैसे बनेगा सुनना ध्यान से। आपने गतिज ऊर्जा का सूत्र तो पढ़ा होगा ना। गतिज ऊर्जा को चाहो तो E के लिख दो, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv²। ये मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है बच्चों।
हाफ एम बी स्क्वायर, 2 का इधर गुणा कर दें तो बन जाएगा 2ek इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अगर एम बी की वैल्यू निकाल पाओ तो हम ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। और एम बी क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि वी का तो स्क्वायर है पर एम का स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो बनाओ। आप दोनों पक्षों में एम से गुणा कर दो, 2me या 2me के जो भी लिखना चाहो इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और बच्चों क्या आप एम स्क्वायर वी स्क्वायर को एम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लो तो ये साइड अंडर रूट में चली जाएगी, 2me की इज इक्वल टू एम बी। ये समझ में आया कि नहीं आया? और एम बी की वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर दो, तो जो नया लैम्डा निकल करके आएगा वो आएगा बच्चों h अपॉन अंडर रूट में 2me के। अरे कहानी समझ में आ रही है ना? बहुत सरल तरीका है भाई, इससे आसान तरीका संभव ही नहीं है। हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं आप समझो, बार बार एक बार समझ लो, आपको आजीवन याद रहेगा। क्या हेडिंग है? देव-रोगली परिकल्पना। हेडिंग का आपको थ्योरेटिकल तो समझ में आ ही गया होगा कि देव-रोगली के अनुसार हर एक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? देव-रोगली तरंग या द्रव्य तरंग, और इसी को हम देव-रोगली परिकल्पना भी कहते हैं। तो लैम्डा का सूत्र आपको चाहो दो और दिखा दूं आपको, देखो और देख लो एक बार सूत्र वगैरह को, क्योंकि न्यूमेरिकल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। छोटा सा क्वेश्चन आएगा एक ना, देखिएगा। तरंग दैर्ध्य का आप क्या सूत्र जानते हो बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पहला सूत्र। ये समझ में आ गया होगा। पर आप सब जानते हो कि संवेग होता है P बराबर एम बी। अगर m द्रव्यमान का कण है, वो v वेग से गति कर रहा है, तो संवेग का सूत्र क्या होगा? mv। आप संवेग की जगह mv जमा के देखो तो क्या लैम्डा बराबर h अपॉन mv समझ में आया आपको? सूत्र स्टेप बाय स्टेप देखना भाई। पहला सूत्र लैम्डा बराबर h अपॉन पी आपको याद होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में इसलिए कराया था, मैंने p निकाला था h अपॉन लैम्डा से, तो यहाँ लैम्डा h अपॉन पी हो जाएगा। p बराबर एम बी आप सभी जानते हो, तो मैं अगर p की जगह एम वी रिप्लेस कर दूँ तो एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। फिर बच्चों मैंने और आगे बढ़ा, हमने दिमाग लगाया कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। E लिख लो बड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्यों ना 2 से गुणा किया जाए पहले, तो 2e बराबर कितना आ गया? एम बी स्क्वायर। पर बच्चों जैसा कि आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, आपको तो एम वी की वैल्यू निकालनी है, और आप एम बी की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि अगर बी का स्क्वायर ना होता तो एम बी निकल गया था। तो होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में हमने एम से गुणा किया, 2me इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और जैसे ही इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो एम वी आ जाएगा अंडर रूट में 2me, ठीक है। और 2me को यहां रिप्लेस कर दें तो लैम्डा का एक नया फॉर्मूला और आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट में 2me। 3 सूत्र आ गए बच्चों। पहला कौन सा आया? लैम्डा बराबर h अपॉन पी। दूसरा कौन सा आया? लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। और तीसरा कौन सा आया? लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2me। 3 सूत्र। अभी एक सूत्र और निकालते हैं। सूत्रों का बहुत बड़ा जाल है, मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला सेलेक्ट करना भी सिखाऊंगा, आप समझते जाएं। बच्चों मान लो कि कोई क्यू आवेश है, आवेश संबंधित बात कर रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा। न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है। कि माना क्यू आवेशित कण पर
V विभव आरोपित किया जाए मान लीजिए कि आवेश तो है Q, उस पर V वोल्टेज लगा दें तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों QV। अगर हम आवेश हमारा Q है पार्टिकल पर, V वोल्टेज अप्लाई कर दें तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना बन जाएगा बच्चों QV। कितना बनेगा QV। इस एनर्जी को अगर हम ऊपर जमा दें तो लैम्बडा का एक सूत्र और आ जाएगा, लैम्बडा बराबर H अपॉन अंडर रूट में 2m3। समझिए आप बात को, ये सूत्र है लैम्बडा के। इन सब सूत्रों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो पहला लैम्बडा बराबर H अपॉन पी, सबसे पहला सूत्र लैम्बडा बराबर H अपॉन पी। दूसरा ये कब लगेगा बच्चों, H तो कांस्टेंट है, जब डायरेक्ट संवेग दे दे, क्वेश्चन में डायरेक्ट संवेग दिया जाए और लैम्बडा पूछ ले तो H अपॉन पी। बात करें कि भाई एक कण का द्रव्यमान है m, उसका वेग दे दिया जाए तो संवेग को आप द्रव्यमान गुणा वेग रिप्लेस कर देना तो H अपॉन पी की जगह एक नया सूत्र बन जाएगा, क्या, H अपॉन एम बी। ठीक है, द्रव्यमान और वेग दिया जाए। बच्चों अगर ऊर्जा के संदर्भ में बात करता है तो H अपॉन अंडर रूट में 2me। याद रहे E गतिज ऊर्जा है, याद रहे बच्चों E कौन सी ऊर्जा हुई, इसकी गतिज ऊर्जा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सबसे ज़्यादा काम में लेने वाले हैं, अगर वो आवेश संबंधित बात करवाए कि भैया इतना आवेश है, इतना वोल्ट विभव है, तो लैम्बडा कितना आएगा, तो फॉर्मूला होगा H अपॉन अंडर रूट में 2m3v। ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हेडिंग है बच्चों दे ब्रोगली परिकल्पना, या फिर हम इसको द्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। इन सब में H कांस्टेंट है बच्चों, इन सभी में कांस्टेंट क्या है, H। बाकी सारे आंकड़े तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो आप लिख लें H इक्वल टू 6.63 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। H का मान आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आप नोट करिए इसको पूरा ढंग से, एकदम अच्छे से नोट करें भाई। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। बात करेंगे बच्चों अलग अलग कणों की द्रव्य तरंग की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, चलो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देना पहले तो मेन, तो विभिन्न कणों की तरंग दैर्ध्य। हमें लैम्बडा निकालना है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए बच्चों। और सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, सुनना बहुत ध्यान से बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको इसका आवेश पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आता है बच्चों, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 की घात -31 में सारे आंकड़े लिख दूंगा, आप समझे। पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो सूत्र कौन कौन से थे,
लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, संवेग पता ही नहीं है, बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। दूसरा लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम बी, द्रव्यमान तो पता है पर वेग कहाँ से लाओगे, एम वी में वी वेग है, नहीं पता चलेगा बच्चों। तीसरा लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट में 2m के या 2m ई जो भी है, एनर्जी नहीं पता। लास्ट वाला फॉर्मूला लग सकता है, सुनना आप ध्यान से। हम सब जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि जब Q आवेशित कण पर, आवेश कितना लिया है मैंने, Q आवेशित कण पर V विभव आरोपित किया जाए तो तरंगदैर्ध्य, हम सब जानते हैं कि अगर आवेश है Q, उस पर वोल्टेज V अप्लाई किया जाए बच्चों, तो जो तरंगदैर्ध्य आती है, लैम्बडा का जो सूत्र आता है वो क्या आता है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन रूट ऑफ 2m/qv। सब जानते हैं ये चीज़। एच बच्चों प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। 2 कांस्टेंट है, m जिस पार्टिकल की बात करोगे उसका द्रव्यमान हो जाएगा, q उसका आवेश हो जाएगा, और v बच्चों उसका वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इस सूत्र को, क्योंकि हम हेडिंग तो इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो क्या इसको आप लैम्बडा ई लिख दोगे। लैम्बडा सिंपल तरंगदैर्ध्य है और लैम्बडा ई इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य है, इज इक्वल टू एच कांस्टेंट है अपॉन अंडर रूट में 2 कांस्टेंट है, और द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, एम ई। आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, केवल परिमाण, चिन्ह नहीं जमाना है, ये तो ई सापेक्ष में है और ये ई मल्टीप्लाई में है। वोल्टेज वी का वी रहने दो, सारे आंकड़े आप जानते हो, सारी वैल्यू आज जमाएं बच्चों। एच की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 बटे अंडर रूट में 2 एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 10⁻⁻31, स्मॉल ई 1.6 10⁻⁻19, और साथ में क्या बचेगा, वी। भाई आप ध्यान से देखो, सारे आंकड़े आप जानते हो सिवाय वोल्टेज के। आपको वोल्टेज ही तो नहीं पता है केवल कि इलेक्ट्रॉन पर कितना वोल्टेज लगाया गया, और जब आप इस पूरी संख्या को सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करके देख रखा है, किसी की इच्छा हो तो वो आराम से सॉल्व करना, तो ये सूत्र निकल के आएगा बच्चों, लैम्बडा ई इज इक्वल टू 12.27, और नीचे केवल v तो रहा बिना सॉल्व हुए, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। कहने का मतलब 10⁻⁻10 आया होगा, और जो 10⁻⁻10 आएगा उसे हटा करके आप क्या रख दोगे, एंगस्ट्रॉम रख दोगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी साल 2020 में नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल डिक्टो अभी कराऊंगा। जो नीट में क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको कराऊंगा, पर आप समझ लें पहले। तो इलेक्ट्रॉन की, अब देखो इसमें से याद क्या रखना है, अगर आप हल्का हल्का सा फॉर्मूला दिमाग में रख लेना बस, कि भैया क्यू आवेश हो, बी अगर आप वोल्टेज लगा दे रहे हो, तो लैम्बडा का सूत्र है एच अपॉन अंडर रूट में 2m/qv। इलेक्ट्रॉन की बात करी तो एम ई हो गया और ये ई हो गया। अगली प्रोटॉन की बात करूंगा तो एम पी, आवेश तो ई ही रहेगा।
सारे आंकड़े आप जानते हो, पुट कर दो और लास्ट का आंसर आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला आया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है ये फॉर्मूला। अब सुनना, नीट में क्या क्वेश्चन था। नीट 2020 का पेपर अगर किसी के पास में हो जरूर देखना। क्वेश्चन था, किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 0.1227 हो तो विभव ज्ञात करो। मतलब कितना विभव लगाया गया। बच्चों, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुक में भी आपको दिखेगा, मेरी गारंटी है, और नीट में भी है। तो मैंने कहा ना, किताब से एज इट इज क्वेश्चन नीट और IIT में छप जाते हैं, बशर्ते बच्चे ने पूरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किए हों। देखना बच्चों, जैसे ही सवाल आया कि यार इलेक्ट्रॉन की देवरोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य रखे, सूत्र क्या जानते हो, लैम्बडा ई बराबर 12.27 बटे, ये भैया नीट वगैरह ये ज़्यादा टफ नहीं होते। नीट IIT आप अगर पूरा कंसेप्ट से पढ़ते हो, देखो अभी हम यहाँ तो क्या राजस्थान बोर्ड का ही पढ़ाते हैं भाई, तो राजस्थान बोर्ड का तो क्या थ्योरी वोरी बहुत लिखानी पड़ती है ना। अभी जैसे मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ बलराम शर्मा फिजिक्स पर, तो वहाँ आप देख रहे होंगे थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। सिर्फ वो थ्योरी है जो आपको कॉन्सेप्ट बनाते समय काम देगी। अभी राजस्थान बोर्ड का पढ़ाना होता है तो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ नंबर थ्योरी से ही मिलता है। IIT नीट की बात करें तो वहाँ विशेष थ्योरी नहीं है। अभी हो सकता है आपको IIT या नीट की क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरी लग रही हो, आधे समय अब देखना बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट की बात ज़्यादा होती है भाई ना। वैल्यू जमा उत्तर लाओ। इलेक्ट्रॉन की कितनी आई, कितनी दे रखी है, 0.1227 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना है 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम से तो एंगस्ट्रॉम कट गया। क्या आप इसको 12.27 बटे 100 नहीं लिख सकते क्या, ताकि कट जाए? मैं कुछ ये सोच रहा हूं, ये कट गए, दोनों को उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो √v कितना आएगा बच्चों, 100। स्क्वायर करोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, ये बोल, ये ऑप्शन में था। क्या है इस सवाल में, ईमानदार से बताओ। ये सवाल बहुत टफ है क्या, ज़्यादा कठिन है? सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन, और आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक चलती है उसमें एज इट इज दिया हुआ है, बिना कुछ बदले, बिना कुछ बदले। राजस्थान बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस साल नीट वालों की मेहरबानी हो गई इस क्वेश्चन पर भाई, तो नीट में दे दिया उन्होंने अकेला क्वेश्चन। देखो एक, अब जो बच्चे गलत करके आए उनको मिला होगा -1, और जो बच्चे सही करके आए होंगे उनको मिले होंगे प्लस के 4 नंबर। तो 5 नंबर का डिफरेंस हो जाता है एक क्वेश्चन से। और नीट वगैरह IIT वगैरह में 5 नंबर पर रैंक लाखों में ट्रांसफर होती है भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कंटिन्यू वीडियोज आप देखते रहे। ठीक है, चलो धन्यवाद।